नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो टॉपिक है जो चल रहा है हमारा, उसके काफ़ी पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे, वो हमने काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। उसमें एक टॉपिक रह गया आपका लास्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर ऐसे ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इसमें देख लेते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन ने दिया है, या आइंस्टीन ने इसको विकसित किया है। और साथ ही साथ ये एक मॉडर्न एल्जेब्रा का, मतलब सॉरी, मॉडर्न फिजिक्स का क्या है, बुनियादी सिद्धांत भी कह सकते हैं आप इसे। तो नाम से ही पता चल रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब, रिलेटिव का मतलब समझ लेते हैं। अगर हम रिलेटिव का मतलब देखें, तो रिलेटिव का मीनिंग जो होगा आपका, वो है सापेक्ष होना। क्या होता है? सापेक्ष होना। और अगर हम थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी का मतलब आपको पता होगा, सिद्धांत। ये बात कही है इसमें, ठीक है। तो अगर हम ऐसे में पूरा कंप्लीट मीनिंग बताएं इसका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु या प्राणी, अब हम वस्तु की या बात करें या प्राणी की बात करें, तो जो उसकी एक्टिविटी होगी, जो उसकी गतिविधि होगी, वो दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो दूसरे पर्सन, अब दो पर्सन बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये दो प्राणी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी गतिविधि और इसकी गतिविधि, इसकी एक्टिविटी और इसकी एक्टिविटी, क्या करना है, किसी अन्य वस्तु, जो दूसरी वस्तु है, उसके सापेक्ष क्या करना है, देखना है। अब देखो जी, इसके बीच में एक रोड है, सड़क जा रही है, ये आपकी सड़क है, ठीक है। अब यहाँ से एक कार जा रही है, यहाँ से एक कार गई यहाँ से ऊपर के लिए, ठीक है, इस साइड के लिए कार जा रही है। अब बात ये आती है, दिक्कत ये आती है, सॉल्यूशन ये नहीं निकल पाता है कि जो ये आदमी है, ये इस साइड लेफ्ट साइड खड़ा है और ये राइट साइड, तो जो ये कार जा रही है 30 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, सपोज ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से जा रही है। तो जो फ्रेम, मतलब जो ऑब्जर्व करेगा इसको, अगर ये व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा, तो इसके तो ये लेफ्ट से जा रही है गाड़ी, और अगर ये ऑब्जर्व करता है तो इसके राइट से ये गाड़ी जा रही है। तो मतलब इसके लिए राइट से जा रही है और इसके लिए लेफ्ट से, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि इसका जो रेफरेंस होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, या लेफ्ट वाले इंसान के लिए, लेफ्ट वाले इंसान की तरफ से ऑब्जर्व करें, या राइट वाले इंसान के तरफ से ऑब्जर्व करें इस चीज़ को, कि गाड़ी किस साइड से जा रही है, किधर की ओर जा रही है। तो इसी के बेसिस पे इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैं बता देता हूँ टू पार्ट कौन कौन से हैं, इसे रब कर लेते हैं। टू पार्ट है आपके, इसके दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है। फर्स्ट है आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और सेकंड है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ, जो हमारे पास टॉपिक में, जो चैप्टर में जो टॉपिक है, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बात ये आती है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल, जैसे जनरल थ्योरी में हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है ना। तो इसको समझ लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कि होता क्या है। बात कर रहे हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, वो है क्या, होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, एक ऐसी निर्देशांक पद्धति होती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी निर्देशांक पद्धति होती है, ये अक्षों का, ये कोऑर्डिनेट का ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, वस्तु का स्थान या विन्यास या अन्य गुणों को हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज
ये एक्सिस है आपके पास, है ना, एक्सिस है एक्स वाई, ठीक है, और एक और ले सकते हैं तो जेड, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हम इसको डीप देखें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से इसमें बनेगा। ये आपका वाई हो गया, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, थ्री एक्सिस हो गए, ठीक है, तीन अक्ष हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, किसी वस्तु का ऑब्जर्व करना है कि वो किस दिशा से जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है। यही मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने जो क्या करा है, गति हुआ आपका, स्पीड हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, टाइम हुआ, ये जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं जैसे चाल, द्रव्यमान, गुरुत्व बल, आवेश, तो इनका ही क्या करा है, इन सभी को मिला के इसका विश्लेषण किया गया है। इसका विश्लेषण किया गया है तब जाके कंक्लूजन निकला है कि क्या, तो इसके कंक्लूजन में भी त्रुटियां निकली है। क्या त्रुटियां निकली है, वही त्रुटि निकली है जो मैंने आपको बताया कि एक लेफ्ट साइड इंसान, एक राइट साइड इंसान, बीच से कार जा रही है, और जो कार जा रही है वो किसकी तरफ से ऑब्जर्व किया जाए, लेफ्ट वाले साइड में जो खड़ा व्यक्ति है या राइट साइड में खड़ा जो व्यक्ति है उसकी तरफ से ऑब्जर्व किया जाए। तो यही कंक्लूजन में त्रुटि निकली है। तो बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मैंने बता दिया आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, अक्षों का समूह होता है, ये अक्षों का समूह है जिसमें किसी वस्तु का स्थान और अभिन्यास और अन्य गुणों को मापा जा सकता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर मेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अक्ष जो होते हैं आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अक्ष की बात करें तो एक एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। साथ ही साथ आइंस्टीन ने बताया इसमें कि एक अक्ष और होता है जिसका नाम होता है टी, समय भी एक अक्ष में गिना जाएगा। काउंट होते हैं 4, इसमें बताया गया है कि 4 आपके क्या होंगे, एक्सिस होंगे, जिसमें टाइम भी आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है, 4 डायमेंशन होगी आपकी। तो जनरल थ्योरी में देख लेते हैं, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही देख लेते हैं पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपके टाइप्स होते हैं, जड़त्व बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो इसे रफ कर लेते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके 2 टाइप्स के हो गए, ठीक है, 2 टाइप्स, ठीक है। तो पहला टाइप्स जो आपका वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले, फिर इसको पहले समझ लेते हैं, फिर देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात कर रहे हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसमें क्या होता है, इसमें आपको बताएंगे 2 फ्रेम्स आर सेड टू बी इनर्शियल इफ, कब, जब मतलब 2 फ्रेम है आपके पास तो वो इनर्शियल में है सपोज, तो दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए वो क्या होंगे, सपोज एक ही फ्रेम है आपका एक्स वाई और देन ये जेड, ये आपका एस फ्रेम है, ठीक है, और ये आपका दूसरा फ्रेम एस डैश है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये आपका दूसरा फ्रेम है, तो एक आपका रेस्ट फॉर्म में है, दूसरा आपका मूविंग फॉर्म में है, मतलब v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या है, मूविंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो s होगा, मतलब s1 होगा आपका, तो s डैश जो होगा आपका वो है मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है आपका, विद किसके रिस्पेक्ट से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो यही दोनों आपके क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे। और इसमें सपोज क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ है, जैसे बात करें हम, कोई वस्तु है, अगर हमने उसको लुढ़का दिया, चल रही है सपोज, लुढ़का दिया हमने, तो उसमें क्या ना होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मतलब वही है, पहले रेस्ट फॉर्म में, देन उसके बाद अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो किस में आ गया, मूविंग में आ गया। तो यही है कि इसमें क्या होता है, बाह्य बल की बात करें तो आपको पता होगा मोशन का फर्स्ट लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि एक्सटर्नल फोर्स वाला, आपको पता होगा। तो वो एक्सटर्नल जो फोर्स है आपका, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, वो इस पे काम करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करता है, ठीक है।
अब बात करते हैं जड़त्व, तो हो गया, ये जड़त्व फ्रेम हो गया आपका। अब अजड़त्व फ्रेम की बात करें तो उसका डायग्राम भी बना लेते हैं। अभी क्लैरिफाई करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, एक्सेलरेटेड पे काम करता है, ठीक है। त्वरण युक्त जो मोशन होता है उस पर ही काम करता है आपका। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझा देता हूँ कि एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें। जैसे जनरल थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, तो जनरल थ्योरी में केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ ही रेफरेंस में ही मान्य होता है। इसमें क्या होता है, आपका जनरल फॉर्म अप्लाई होती है किसमें, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो जैसे सपोज कोई सड़क के किनारे पे क्या है, जैसे कोई एक रोड है, अब यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। ये सपोज ये गाड़ी जा रही है यहाँ से इधर के लिए, ठीक है। अब इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर पर हवा की स्पीड से निकल रही है, ठीक है, जा रही है। और यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो ड्राइव कर रहा है, सपोज ड्राइव जो कर रहा है, तो ड्राइव जो कर रहा है उसके लिए जो दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसका दोस्त जो बैठा है उसके साथ, वो भी क्या है, स्थिर है। उसके लिए क्या है, उस जो ड्राइविंग कर रहा है उस इंसान के लिए वो भी क्या है, स्थिर है। बट जो यहाँ पर बाहर खड़ा है, सपोज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मेरे राइट की तरफ जा रही है। बट वही कंडीशन अगर हमने अभी इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया है, किसके अकॉर्डिंग, इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग हमने इस गाड़ी को ऑब्जर्व किया है। और अगर जो ड्राइवर हैं, जो मतलब गाड़ी के अंदर जो दो व्यक्ति बैठे हैं, वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि इसने तो मुझे ऑब्जर्व किया है कि ये पूरब की तरफ जा रहा, ठीक है। बट जो ये लोग अंदर बैठे हैं वो अगर मेरे को ऑब्जर्व करेंगे तो वो समझेंगे कि ये 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से किधर की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। ये बात आ जाती है इसके ऑब्जर्व करने में और इसके ऑब्जर्व करने में, ये फर्क पड़ जाता है। बल्कि अगर जो ड्राइवर है वो अपने फ्रेंड को देखेगा तो वो स्थिर है और अपने मतलब जिस स्पीड से वो खुद चल रहा है उसी स्पीड से भी उसका दोस्त बैठ के जा रहा है। तो यही होता है कि मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जैसे अब देखें हम, फर्क निष्कर्ष यही निकलता है। देखें आज की डेट में देखें कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकाश की तय गति से भी तेज चलता होगा। सपोज प्रकाश की गति कितनी तेज है, 3 लाख होती है ना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो कि प्रकाश से भी तेज चलती होगी। और अगर बनी भी है तो अगर जैसे कुछ चीज़ बहुत तेज, जैसे मतलब प्रकाश से जितनी भी तेज गति से चल सकता है, अगर कुछ चीज़ है भी ऐसी, तो उसके लिए क्या होता है, दो चीज़ें फंस जाती है हमारी। क्या फंस जाती है मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, पहले अच्छे से समझेंगे इसको। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो दो चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। एक आता है आपका टाइम डिलेशन, राइटिंग पे मत जाना है, टाइम डिलेशन। और दूसरा आता है आपका लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। तो दो चीजें आती है आपकी, एक टाइम डिलेशन आ जाता है और एक लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा आपको इसको, और जो क्वेश्चंस मतलब आपको मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकता है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी किस चीज़ की बात, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी एक गति से नहीं चलता है। अगर हम देखें तो एक चादर के समान है ना। अगर हम किसी भी ब्रह्मांड में देखें तो एक चादर के समान है, कहीं ना कहीं इनकी गतियाँ क्या हो जाती हैं, बदलती रहती हैं। तो एक गति से कोई चलता ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ क्या होता है, त्वरण युक्त होता है, एक्सेलरेटेड होता है। तो जनरल थ्योरी असल दुनिया में लागू ही नहीं होती है। अगर हम जनरल थ्योरी की बात करें, जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया, एक जनरल थ्योरी है, एक स्पेशल थ्योरी है। तो स्पेशल थ्योरी की अगर हम बात करें तो जनरल थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो वो असल दुनिया में लागू ही नहीं होता है। तो इस कमी को सुधारने के लिए उन्होंने क्या करा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। कौन सी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी। इसलिए ये चैप्टर में ये स्पेशल थ्योरी के बारे में ही पूछा गया है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। तो आइंस्टीन का कहना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप 3 डायमेंशन देखते हैं, एक्स वाई जेड, तो साथ में एक डायमेंशन और होगी आपकी, कौन सी, टी। तो ये 4 डायमेंशन आइंस्टीन ने बताई थी, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें समझ आई होगी आपको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है, इसे रफ कर लेते हैं।
आगे देखते हैं इसमें स्पेशल थ्योरी की अगर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है इसमें स्पेशल थ्योरी है। तो स्पेशल थ्योरी को अगर हम देखें तो स्पेशल थ्योरी में जो इसका प्रतिपादन 1904 में किया था आइंस्टीन ने। कब? स्पेशल थ्योरी का जो स्पेशल थ्योरी जो है वो 1904 में, ठीक है, 1904 में आइंस्टीन ने अपने एक शोध पत्र में लिखा है। वो शोध पत्र क्या है आपका? ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। तो इस शोध पत्र में उन्होंने अपने दो पोस्टुलेट दिए हैं इसमें, ये वाली है आपकी, ठीक है, जो आपका शोध पत्र है वो ये है। अगर पेपर में पूछा जा सकता है तो कौन सा शोध पत्र है, तो आपको पता होना चाहिए ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ये आइंस्टीन ने दिया था 1904 में। और इसमें साथ ही साथ क्या निकाले, ये दो पोस्टुलेट पर क्या है, आधारित है। इसमें आपको दो पोस्टुलेट बताए गए हैं, तो जो वो पोस्टुलेट हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पोस्टुलेट रहे हैं उसमें, ठीक है। इसे नोट डाउन भी करते रहिए आप जल्दी से, ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पोस्टुलेट क्या है इसमें, और साथ ही साथ इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है और अच्छा टॉपिक भी है, पर हम डीप नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जैसे टाइम डिलेशन हो गया आपका और लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है आपका, दो पोस्टुलेट बताए गए हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपका, इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम आर इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम एक दूसरे के सापेक्ष एक समान गति से कोई गति कर रहा है सपोज, ठीक है, मतलब दो व्यक्ति हैं, अगर एक दूसरे के सापेक्ष हम उनकी गति क्या कहते हैं, समान है, तो सभी ऑब्जर्व के लिए वो क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा नहीं कि दो ऑब्जर्व के लिए वो मतलब समान है, मतलब उनके लिए वो सेम है और हम देख रहे तो कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो अगर मतलब वही कह रहा हूं मैं कि ऑल इनर्शियल फ्रेम आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये है इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा गया। सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं, सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा गया है। तो सेकंड पोस्टुलेट में कहा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब वैक्यूम में, निर्वात में अगर प्रकाश का वेग सभी निरीक्षकों के लिए क्या होता है, समान होता है। अगर हम निर्वात की बात करें, निर्वात में अगर हम लाइट की जो वैल्यू होती है तो उसके लिए मतलब अगर हम देखें तो वो सबके लिए क्या होती है, निरीक्षकों के लिए, ऑब्जर्व के लिए, जितने भी ऑब्जर्व हैं उनके लिए क्या होती है, समान होती है। पर उनके सापेक्ष गति कुछ भी हो, चाहे उनके सापेक्ष गति कुछ भी हो, गति से हमें कोई मतलब नहीं है। जो लाइट का वेग होगा आपका निर्वात में, वो सभी के लिए क्या होगा, मतलब इक्वल होगा। तो चाहे प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी हो सकती है। तो ठीक है, वही कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum has same value in all inertial frame, ठीक है। ये बात कही गई है सेकंड पोस्टुलेट में, ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो दो पोस्टुलेट हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट भी निकला है। अब रिजल्ट क्या है जी, ये भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकला इसका। रिजल्ट ये निकला है इसमें दो चीज, टाइम डिलेशन का और लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन का, ठीक है। तो लेंथ, अगर हम टाइम डिलेशन की बात करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं साइड से, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी से देख लेते हैं इसे, जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें एक आपका मैंने अभी बताया टाइम डिलेशन का बताया, और दूसरा आपका लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन, ये दो चीजें हैं। तो लेंथ टाइम डिलेशन में है कि अगर जैसे कोई घड़ी है, स्थिर घड़ी है, कि उसके अपेक्षा एक गतिशील घड़ी है,
तो उसकी धीमी क्या गति जो होगी वो धीमी हो जाएगी, ठीक है। एक चलती हुई घड़ी है, ठीक है, और एक स्थिर घड़ी है। तो अगर हम इनको एक दूसरे के साथ ऑब्जर्व करें तो यह क्या होगा, एक गतिशील घड़ी क्या होगी, धीमी चलती है, ठीक है। जो गतिशील घड़ी होगी वो स्थिर घड़ी के अपेक्ष क्या होगी, धीमी चलेगी। तो वो टाइम डिलेशन हो गया आपका। लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो अगर हम देखें किसी निरीक्षक के सापेक्ष अगर किसी दिशा में कोई गतिशील वस्तु की लंबाई है, ठीक है, अब कोई गतिशील वस्तु है उसकी लंबाई अगर हम देखें तो उस दिशा में क्या हो जाती है, उसकी अगर ऑब्जर्व करें उस चीज़ को तो वो दिशा में क्या हो जाती है, लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाती है, कमी आ जाती है। जो अगर कोई दिशा, ये सपोज कोई वस्तु है अगर ये चलती हुई दिशा में, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जैसे जैसे आगे मूव होगी वैसे वैसे इसकी क्या होगी, इसकी दिशा में क्या हो जाती है, लंबाई उस दिशा में घटती रहेगी। मतलब अगर उस दिशा में जा रहा है तो उस दिशा में धीरे धीरे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन है ये, ठीक है। और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एलटी। एलटी मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एलटी तो आपके लिए है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एलटी एग्जाम में हम क्रैक करना ही है इस बार, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करो अच्छे से, सक्सेस आपके कदमों को जरूर चूमेगी एक ना एक दिन, ठीक है। तो पीछे नहीं हटना है आपको, अपने जो आपने शेड्यूल बनाया है, टाइम शेड्यूल बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग डेली आप मेहनत करो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप जरूर इसमें एक दिन सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एलटी, डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे हम डायरेक्ट। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एलटी, ठीक है। एलटी मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी चार दिशाएं आ गई, मैंने साफ साफ बताया था, मतलब चार डायमेंशन होगी। एक होगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मान जो होता है वो होता है आपका डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी अपॉन, ये प्रकाश का आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एक ये हो गया आपका एक्स के लिए। वाई के सापेक्ष अगर हम देखें वाई दिशा के लिए तो उसके लिए आ जाएगा आपका डेल्टा वाई। और आप तीसरी साइड के लिए देखें डेल्टा जेड के लिए देखें अगर हम, तो डेल्टा जेड के लिए हो जाएगा आपका डेल्टा वाई। मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा टी के सापेक्ष देखेंगे तो डेल्टा टी के लिए आपका आ जाएगा डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स अपॉन, ये टी है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ जाते हैं आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ये चार डायमेंशन आएगी आपकी, डेल्टा एक्स इक्वल टू ये, डेल्टा वाई इक्वल टू ये, डेल्टा जेड इक्वल टू ये, डेल्टा टी इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, रिलेटिविटी ऑफ जनरल, मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकल एंगल देखें इसका, तो ज्योमेट्रिकल एंगल क्या बन रहा है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं। अब रिलेटिविटी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल की बात करें, अगर ज्योमेट्रिकल एंगल की बात करते हैं तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा जीरो या नॉट बोल सकते हैं आप इसको, 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला आपका है वो ये है। अगर हम ज्योमेट्रिकल एंगल की बात करें रिलेटिविटी में तो आपके लिए ये फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें समझ आएंगी आपको। और इसके नोट्स जो हैं, आपको सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, इसके जो नोट्स हैं जितने भी अभी तक वीडियोस आई हैं उन सभी के नोट्स आपको साइट पे मिल जाएंगे। आप साइट पे विजिट कर सकते हैं हमारी solusolution.net, लेफ्ट साइड में आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप इसमें विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इन चीज़ों के, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के। वहाँ पर हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे MCQs निकालते हैं, पोल कंडक्ट करते हैं वहाँ पे, फिजिक्स के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चन, जूलॉजी वगैरह, बॉटनी, इन सभी के क्वेश्चन हम क्या करते हैं वहाँ पे डालते हैं, पोल कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा मतलब क्या जी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ अभी, कितनी मुझे मेहनत करनी है, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको LT सीरीज़ में आपका टेस्ट सीरीज़ भी हम निकाल ही रहे हैं। LT सीरीज़ में आपका मान के चलो कि अप्रैल में, अगर जो अभी तक डेट प्रस्तावित हुई है कि मतलब आपके अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे, वैसा तो लगता नहीं है मुझे कि डेट अभी एक्सटेंड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब मतलब मार्च अप्रैल, मतलब 1-2 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। 30 क्वेश्चन होंगे उसमें, 20 सीरीज होगी एक सब्जेक्ट की, और मतलब 600 क्वेश्चन होंगे एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे भी तैयारी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, ठीक है। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूलें।
और जैसे आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और इसके बाद ये देखो, सबसे पहली बात, ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ रहे थे ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वाला टॉपिक जो है आपका, ये चैप्टर जो है आपका, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और प्यार अपना सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल गाइस।